दोस्तों, दो बातों पर कमेंट करना ज़रूरी समझता हूँ इसलिए कि ये दो बातें ज़ाहिर-सी बात है कि डिस्कस होते जा रहे होंगे। पहला ये कि पाकिस्तान का टेस्ट हो गया और इसके बाद जो एक सिनेरियो बन गया, बहुत सारे लोगों ने इस पर अपनी राय दी। किसी ने किसी को बुरा कहा, तो किसी ने किसी को अच्छा कहा और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि टीम के कुछ प्लेयर्स को अपना ज़ाती दुश्मन समझकर क्रिटिक कर रहे थे और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जो कि तनकीद बराए इस्लाह के ज़ुमरे में आकर कुछ बातें कर रहे थे। मैं भी अपना 1-2 पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख दूँ। इससे पहले एक और बात जो कि डेवलपमेंट है क्रिकेट के हवाले से और वो है आईसीसी के जो प्लेयर ऑफ द ईयर हैं, मुख्तलिफ ट्रॉफीज़ हैं जैसा कि ओडीआई प्लेयर, टेस्ट और इसके अलावा जो टी20 है। खैर ओडीआई पे मैं नहीं जाता क्योंकि वो इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि सिर्फ 3 ही ऐसी टीमें हैं जिन्होंने सही तरह से ओडीआई खेल ली और उनमें से एक ऐसे प्लेयर को ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया है। मतलब एसोसिएट टीम है, उसकी कोई ख़ास हैसियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है अफ़गानिस्तान का। प्लेयर अच्छा है लेकिन फिर भी ओडीआई फॉर्मेट इस साल उस तरह से हुआ नहीं है कि बंदा एक्सपेक्ट करे कि इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या पाकिस्तान का कोई बड़ा प्लेयर इसमें हो जाता। इसी तरह से टेस्ट प्लेयर में जो एक लेजेंडरी फिगर है जसप्रीत बुमराह, क्या बात है उसकी। जितना एक इंस्पिरेशनल बॉलर, एक एग्रेसिव के साथ, एक पैशन के साथ वो बॉलिंग करता है ना, बनता भी है उसका। उसको बहुत सही तरह से अवार्ड मिला है, उसके अलावा तो कोई डिज़र्व ही नहीं करता। अगर किसी और को मिल जाता तो शायद इस बात पे बंदा कह देता कि ये बायसनेस है, लेकिन सामने जसप्रीत बुमराह हो तो फिर तो मेरे ख्याल से सवाल उठना भी कोई वक़्त नहीं रखता। और जसप्रीत बुमराह है भाई, ये तो सबको पता है कि उसकी जो है एक ऑरा है उसका। बड़े-बड़े प्लेयर्स उसके सामने कुछ नहीं है। उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वसीम अकरम, वकार यूनुस और मैग्रा जैसे दौर के बड़े-बड़े बॉलर्स भी की याद आती है उसको देखकर। अब अ, टी20 में फिर भी अर्शदीप सिंह अच्छा है, बेहतरीन प्लेयर है, सही तरह से उसे डिज़र्व करता है मिल गया। और टेस्ट बाकी क्रिकेटर ऑफ द ईयर और बाकी वो कल आने वाले हैं। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं कि पाकिस्तान ने टेस्ट चैंपियनशिप में जो ये अपने साइकिल के अंदर आखिरी मैच हारा, बहुत ही अफसोसनाक है क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से तो हम पहले भी आउट हो चुके थे, लेकिन इस सर्कल का हमारा आज आखिरी मैच था जिसमें वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान दोनों ही आखिरी पोजीशन से बचने के लिए लड़ रहे थे। बिलाखिर पाकिस्तान आखिरी पोजीशन पे जा पहुंचा और वेस्ट इंडीज़ एक पोजीशन ऊपर होते हुए सेकंड लास्ट। अब इस पे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म शुरू की, किसी ने एक प्लेयर को बुरा कहा, किसी ने कैप्टन को बुरा कहा, किसी ने किसको बुरा कहा। तो यहाँ पे मसला माइंडसेट का है कि माइंडसेट क्या है एक टीम का। ओवरऑल पाकिस्तान की टेस्ट टीमें यानी रेड बॉल पे जब पाकिस्तान आ जाता है तो लगता ही नहीं है कि कोई बड़ा टीम खेल रहा है, चाहे वो उसमें किसी भी प्लेयर को ले ले, कैप्टन से लेकर एक आम से बॉलर तक। पाकिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग है उसमें भी दो स्पिन के भरोसे पे ही पिछले 3 टेस्ट होम में हम जीत रहे थे। और चौथा टेस्ट एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमने रखा हुआ था कि स्पिनर्स होंगे तो हम जीत जाएंगे, लेकिन ये भी आज फैसला हो गया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान में हम स्पिन ट्रैक के पिच बनाएंगे और इसमें हम जीत जाएंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट डब्ल्यूटीसी में हम फाइनल खेल रहे होंगे। ये भी आज गलतफहमी थी, दूर हो गई कि सिर्फ दो बॉलर्स जो कि एक 39 साल का हो गया ऑलमोस्ट और दूसरा 32 साल का हो गया, इनके भरोसे पे हम आने वाले सालों में क्रिकेट पे राज करेंगे, टेस्ट क्रिकेट पे, ये भी गलतफहमी दूर हो गया। अब बैटिंग की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो बैटिंग की तरफ से बहुत ज़्यादा मायूसी का सामना करना पड़ा है, जिसमें सर-फ़हरिस्त हैं बाबर आज़म, शान मसूद और मोहम्मद रिज़वान और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि सऊद शकील। लगता ही नहीं है कि ये बहुत बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं। बाबर आज़म से तो बहुत एक्सपेक्ट किया जाता था, लेकिन 2 टेस्ट में 4 इनिंग्स में बिल्कुल फ्लॉप। सिर्फ़ एक ही
टेस्ट में उसने डबल एक ही इनिंग्स में डबल फिगर क्रॉस करके 31 रन बनाया, जो कि नाकाबिल कबूल है इस लेवल के प्लेयर के लिए। क्योंकि जिसका कंपैरिजन हम यूनुस खान के साथ या मोहम्मद यूसुफ के साथ और अ, दूसरे इंजमाम उल हक के साथ या जावेद मियांदाद के साथ करते हैं, वो तो एक हैंड पे खड़े होके बॉलरों के साथ खड़े होके वो अकेले 150 रन 200 रन बना के मैच निकाल सकते थे। लेकिन बाबर आजम तो बिल्कुल ही होम ग्राउंड में स्पेशली मुल्तान के पिच पे फ्लॉप होते जा रहे हैं। क्यों, इसकी वजह क्या है, ये जानना चाहिए कि उसका फिटनेस का इशू है, उसकी वो एक बर्डन है उसके ऊपर, एक बोझ है, किंग वाला बोझ है कि उसके ऊपर डाला गया है कि वो किंग है, कर लेगा, और नहीं कर पा रहा। इसी वजह से दबाव है, लेकिन वो दबाव भी तो निकल गया क्योंकि साउथ अफ्रीका में अच्छा परफॉर्म करने के बाद उसको वही सपोर्ट मिल गई थी, सिवाय चंद एक दो जो टके के लोग हैं उनके अलावा, जो कि उनकी रोजी रोटी भी इसी वजह से चलती है कि बाबर आजम ना चले। उनके अलावा सारे उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, तो चलना चाहिए था। फिटनेस पे काम नहीं हो रहा, दरअसल ये बात है। उसको आना चाहिए कायद आजम ट्रॉफी में, और फिर से जिस तरह से विराट कोहली रणजी ट्रॉफी खेलने पे लगा हुआ है, या दूसरे जितने इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो वापस रणजी ट्रॉफी में आ गए हैं, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, तो उसको भी खेलना चाहिए। शान मसूद की कैप्टनसी को देख ले, बस सिर्फ दो स्पिनर्स चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ। ऐसा नहीं होता है टीम का कि आप हर बार एक ही प्लानिंग के साथ आ जाएं। कभी ऑस्ट्रेलिया को देखा है आपने कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह से खेल रहा होता है? अगर नहीं देखा है तो आप बॉर्डर गवास्कर का आखिरी जो मैच है उसे निकाल दें। ये जब नाथन लायन और आखिरी जो बैट्समैन है ऑस्ट्रेलिया का वो खड़े थे, तो इंडिया के सारे फील्डर नॉर्मली खड़े थे, जिस तरह से 2-4 बाउंड्री में होते हैं, 2-4 दायरे में होते हैं। खैर टेस्ट क्रिकेट में दायरा नहीं होता, और इसी तरह से उन्होंने 90-100 के करीब उन्होंने कोई पार्टनरशिप लगा दी, किसी ने 50 कर ली, किसी ने 40 कर ली, तो इंडिया के हाथ से वो गेम निकल गया। और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की बारी आई तो आखिरी विकेट पे पैट कमिंस ने दायरा तो दूर की बात पिच के ऊपर सारे खड़े कर दिए। तो इंडिया के जो बैटर थे उस वक्त, जो बॉलर थे, असल में टैलेंडर या बैटर जो भी थे, वो उन्हीं की दबाव की वजह से आउट हो गए, और वो टेस्ट इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से हरा दिया। कैप्टनसी वो होता है, ये नहीं कि शान मसूद सिर्फ दो स्पिनर के आसरे पर लगातार सीरीज के ऊपर सीरीज जीतता जाए। यहाँ पे नोमान अली और साजिद खान है, ये कोई शेन वॉर्न और मुरलीधरन नहीं है कि आप इनके ऊपर पर पूरे का पूरा टेस्ट जीतेंगे। आपकी बैटिंग स्ट्रेटजी कहाँ है, वो नजर ही नहीं आता। आपकी बॉलिंग स्ट्रेटजी तो इंतहाई फ्लॉप। फील्डिंग में आपने कौन सा, मतलब पाकिस्तान की फील्डिंग कहाँ पे खड़ी है, फिटनेस कहाँ पे खड़ा है प्लेयर्स का। और आकिब जावेद एक बहुत बड़े सर्जरी के बाद टीम को वापस ट्रैक पे लाने की बातें कर रहे थे, किधर गए वो ट्रैक की बातें? क्या आज हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज जैसे टीम, जिसका मतलब मुआवजा किया जाए तो बांग्लादेश और जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के साथ किया जाता है टेस्ट क्रिकेट, पाकिस्तान का तो नाम लिया जाता है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड और अ, उनके साथ लिया जाता है, श्रीलंका के साथ लिया जाता है, इवन कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और न्यूजीलैंड और वो अ, इंग्लैंड के साथ लिया जाता है। ये बड़े टीमें हैं, इन वेस्ट इंडीज के सामने होम ग्राउंड पे हारना शर्म का मौका। तो ये माइंडसेट चेंज करना होगा, ये मेंटलिटी चेंज करनी होगी, अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना होगा, उनके फिटनेस पर काम करना होगा, इसी तरह से उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस लाना होगा, तभी पाकिस्तान जाकर नेक्स्ट टेस्ट चैंपियनशिप में एक अपनी पोजीशन बरकरार रख सकेगा। अदरवाइज व्लॉगर्स के भी पैसे आ जाएंगे, डॉलर्स आ जाएंगे, वो भी इसी तरह से बातें करेंगे, एतराज करेंगे, सब कुछ करेंगे, प्लेयर्स भी इसी तरह से गुजार लेंगे, हर साइकिल गुजार लेंगे। ये 4 साल बाद ये प्लेयर नहीं होंगे और प्लेयर्स आ जाएंगे, लेकिन होगा यही कुछ, क्योंकि माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा तो लोग वहीं के वहीं होंगे। सिर्फ चेहरे बदल जाएंगे, नाम बदल जाएंगे, लेकिन तरीकेकार वही होगा। हर हर मर्तबा आएंगे, हार जाएंगे, निकल जाएंगे, नेक्स्ट टेस्ट चैंपियनशिप की बातें करेंगे, नेक्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप की बातें करेंगे, नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप की बातें करेंगे, लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा।